आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन पे हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का हम लोग करने वाले हैं इस सेशन पे कुल 25 एमसीक्यूज। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा देगा। इसको हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन का सीरीज है। आज एक पार्ट आ रहा है, कल इसका एक पार्ट आएगा। इस 50 क्वेश्चन में इकोनॉमी के जितने भी पोर्शन है जहां से क्वेश्चन पूछता है, हर एक पोर्शन को हम लोग कवर कर लेंगे। ये कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो अगर आप सीजीपीएससी प्री 2023 की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम, या आप इंडिया लेवल की भी कोई ऐसी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को निश्चित ही मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं और डिटेलिंग में हर एक चीज को समझेंगे। साथ में करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके भी आप बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। चलिए आते हैं और हम लोग देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में शुद्ध राष्ट्र आय कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूलहरास, प्रति व्यक्ति आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, राष्ट्र घरेलू उत्पाद प्लस मूलहरास, या सकल राष्ट्र उत्पाद माइनस मूलहरास। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है, पहले उस पे आते हैं, सकल राष्ट्र उत्पाद माइनस मूलहरास इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका शुद्ध राष्ट्र आय कैसे निकाला जाता है, शुद्ध राष्ट्र आय कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं NNP। शुद्ध राष्ट्र आय को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग किसको माइनस करते हैं? मूलहरास को। अच्छा, ये NNP है क्या? यही वो NNP है जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। इसी नेशनल इनकम पे हम लोग क्या कर देते हैं, पॉपुलेशन को जब भाग दे देते हैं तो हम लोग का पर कैपिटा इनकम निकल करके आ जाता है। यही है राष्ट्र आय, NNP। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? ये सकल राष्ट्र उत्पाद GDP GNP, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मूलहरास को माइनस कर देंगे तो आपका NNP निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, खनन एवं उत्खनन, शक्कर का उत्पादन, या निर्माण क्षेत्र। द्वितीयक में पूछा हुआ है ना, तो जो नहीं आता है, जिसने कल का वीडियो देखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण का, उसको पता होगा। खनन तथा उत्खनन आपको याद कैसे रखना है इसको? देखिए, खनन तथा उत्खनन ऐसा क्षेत्र है जो आप देखेंगे नेचुरली मिल रहा है ना, आपको नेचुरली मिल रहा है। तो जो चीज आपको नेचुरली मिलती है वो चीज जो रहता है आपका, वो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र पे। द्वितीयक क्षेत्र पे वो नहीं आता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए, किस वर्ष में मानव विकास रिपोर्ट को अपनाया गया था? ऑप्शन देखिए क्या है आपका, 1990, 2010, 1997 या 2005। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में अगर हम लोग देखें, मानव विकास सूचकांक बोलते हैं इसको, HDI बोला जाता है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। बहुत बड़ा पैमाना है एक देश को नापने का, कि देश कैसे तरक्की कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग HDI की रिपोर्ट देखते हैं। 90, 10, 97 या 2005। पहले आंसर पे चलेंगे। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 1990 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए HDI, अब इसको जारी कौन करता है? तो ये क्वेश्चन क्योंकि आता है, इस वजह से आप ध्यान रखेंगे। UNDP इसको हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोला जाता है। और HDI के 3 पैमाने होते हैं जिससे किसी देश को नापा जाता है कि वो देश कैसा परफॉर्म कर रहा है या कैसी स्थिति पे है। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहला रहता है कि इसका PCI, पर कैपिटा इनकम। दूसरा जो रहता है वो रहता है इसका एजुकेशन, जिसको हम लोग साक्षरता दर के हिसाब से जज करते हैं। और तीसरा जो रहता है जीवन प्रत्याशा, जिसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो ये 3 चीज को नापा जाता है किसी देश का और बताया जाता है कि उस देश की स्थिति क्या है। ये है HDI। इसको जो शुरू किया था वो कौन था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आय की असमानता कौन सा वक्र प्रदर्शित करता है? वक्र को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कर्व। कौन सा वक्र है? लेफर वक्र, फिलिप्स वक्र, लॉरेंस वक्र, या कुजनेट वक्र। बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस वक्र। अब ये तो अपने को पता चल गया कि आय की असमानता यानी कि इनकम का इनइक्वालिटी को कौन अपनाएगा, जो बताएगा, वक्र बताएगा, वो है आपका लॉरेंज हो गया। ठीक है, तो लेफर वक्र आपको एक दिख रहा है, इससे देख लेते हैं इससे क्या होता है। तो लेफर वक्र जो है वो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच के
डिफरेंस को बताता है, टैक्स रेट्स जो लग रहे हैं और साथ में टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो ये है आपका लेफर वक्र। फिलिप्स वक्र, इसको ध्यान रखिएगा। फिलिप्स वक्र जो है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, और उसके साथ में मुद्रास्फीति है तो साथ में आएगा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज को दर्शाता है कौन, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण वक्र रहते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपको ये पता होना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय? सही आंसर करते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सही आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग एनएसओ के नाम से जानते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था पूछ सकता है, 1 जून 2005। इसके डेट को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर तो इसका दिल्ली में है, ठीक है। इसका ये वाला डेट थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजित बैंक कौन है? प्रायोजित को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक? इसका सही आंसर करते हैं, 1 लाइन का क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। यानी कि कमर्शियल बैंक जो रहते हैं ना वो इसके प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें भारत सरकार भी है, संबंधित राज्य जो रहता है, राज्य जो सरकार रहता है वो भी इसमें थोड़ा बहुत हिस्सेदारी रखता है। अगला, आर्थिक योजना को भारत संविधान के कौन सी सूची में रखा गया है? राज्य सूची, संघ सूची, संयुक्त सूची या इनमें से कोई नहीं? आर्थिक योजना, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये कौन से लिस्ट पे है? स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में शेयर बाजार व म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारत सरकार? कभी कभी इसको हम लोग को हिंदी में देखने में दिक्कत होता है, तो पहले आंसर करते हैं फिर बताऊंगा मैं आपको इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेबी, SEBI। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसका इंग्लिश में आपने नाम जरूर सुना होगा, सेबी बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका आप कब इस्टेब्लिशमेंट ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट दिखाता है वो है आपका 12 अप्रैल 1992। इस डेट को ध्यान रखिएगा, सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी इस डेट का मेंशन किया हुआ है, तो ये डेट आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन या सैम पित्रोदा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। इसको ध्यान रखिएगा, भारत में पूछा हुआ है। अगर पूछता ना कि वर्ल्ड में कौन है, तो वर्ल्ड में है आपके नॉर्मल बोरलॉग। ये वर्गीस कुरियन, ये भी बहुत बड़ा नाम दिख रहा होगा आपको, आपने नाम सुना होगा अमूल। जी हाँ, अमूल जो संस्था है या एक आप बोल देते सहकारी संगठन है, वो इस्टेब्लिश करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ जो था वो था वर्गीस कुरियन का। इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन का शुरुआत किया था, दुग्ध क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन का शुरुआत करना इन्हीं के पीछे था, वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? कृषि, द्वितक, सेवा क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र? सही आंसर मैंने आपको कल के वीडियो पे कराया था कि सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं किसका, भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो सबसे ज्यादा योगदान सेवा का हो जाता है, दूसरे नंबर पे उद्योग आता है और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? कृषि आएगा। तो ये तीन चीज है। जब हम लोग छत्तीसगढ़ का बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे उद्योग क्षेत्र आएगा, उसके बाद फिर सेवा आएगा और उसके बाद फिर आपका कृषि आएगा। लेकिन आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड कहाँ है या सबसे ज़्यादा इंगेज कहाँ पे है, गतिविधि कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो थी कृषि क्षेत्र पे, 70 से 80%, 80 से 90%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारत में निर्यात को बढ़ावा देने का तात्पर्य है व्यापार संतुलन, भुगतान शेष, अधिमूल्यन या अवमूल्यन? अवमूल्यन।
निर्यात को बढ़ावा देना, तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। निर्यात को बढ़ावा देना मतलब होता है टू मोटिवेट इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यापार संतुलन जिसको हम लोग BOI, या भुगतान से जिसको BOP बोलते हैं, या अधिमूल्यन है जिसको बोलते हैं हम लोग मोटिवेट इंपोर्ट, या अवमूल्यन है इसको डिवैल्यूशन, अच्छा इसको रिवैल्यूशन, इसको डिवैल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका पहले सही आंसर कर लेते हैं। इसका सही आंसर है अवमूल्यन। इसको इंग्लिश में हम लोग जो बोलते हैं वो है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, अच्छा देखिए इसको समझते हैं क्या होता है। डिवैल्यूएशन मतलब रुपए की वैल्यू को घटाना। जैसे अभी हम लोग का $1 एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग 80 रुपए का है। $1 आप देंगे तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। जब आपको $1 के बराबर 85 रुपये मिलेंगे ना, तो रुपए की वैल्यू जो है देखिए घट गई। इसको हम लोग बोलते हैं डिवैल्यूएट करना। अब बाहर सामान भेजवा रहे थे, आपको $1 मिल रहा था, मतलब 80 रुपये मिल रहा था। आप क्या करेंगे, डिवैल्यूएट कर दिया तो $1 में आप कितना मिलेगा, आपको 85 मिलेगा। तो इसका सही आंसर होता है ये। अच्छा जस्ट इसका उल्टा रहता, तो मोटिवोट इम्पोर्ट बोलता ना, तो इस टाइप पे अधिमूल्यन, इसका सही आंसर ये वाला हो जाता, अधिमूल्यन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का अन्य देश के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन, मौद्रिक प्राप्ति संतुलन, भुगतान संतुलन, या बैलेंस शीट। सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन इसको बोला जाता है। भुगतान संतुलन मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रखिएगा ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा करते ही है। अगला, सतत विकास सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सतत विकास सूचकांक याद रखिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं इसका कहाँ पे, भारत में, जब हम लोग इसका बात कर रहे हैं भारत पे, तो ये जो जारी करता है संस्था वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अच्छा लेकिन अगर आपसे बात करेगा सतत विकास सूचकांक वर्ल्ड में कौन जारी करता है, जब विश्व की बात आएगी तो उस टाइम पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन। अगला, निम्न में से इनमें से कौन सा कार्य आरबीआई नहीं करता? नए नोट जारी करना व सिक्कों का देश में वितरण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, राजकोषीय नीति बनाना, भारत सरकार व राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करना। तो इसमें अलग से ही दिख रहा है कि कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय नीति बनाना। ठीक, ये जो बनाता है वो बनाता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, राजकोषीय नीति जो रहता है वो केंद्र सरकार बनाता है। तो ये दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, आबकारी कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सरकारी कर है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे सटीक ऑप्शन रहता है ना, हम लोग उसके साथ जाते हैं। सरकारी तो है ही, क्योंकि हम लोग सरकार को ही पे कर रहे हैं, तो सरकार तो आएगा ही, है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो सबसे सटीक, जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो आपका अप्रत्यक्ष कर, इसके साथ जाइएगा। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आबकारी कर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी। कुछ कुछ ऐसे टैक्स अभी भी रह गए हैं जो जीएसटी से बाहर है, उसमें से एक एक्साइज और एक है आपका वैट। वैट लगता है आपका पेट्रोल में। ठीक है, तो ये दो ड्यूटी जो है आपको जीएसटी के बाहर मिलेंगे। अगला, राज्य प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार निकाला जाता है? सकल राष्ट्रीय आय भागित कुल जनसंख्या, शुद्ध राष्ट्र आय भागित कुल जनसंख्या, सकल घरेलू उत्पाद भागित राज्य कुल जनसंख्या, या राज्य सकल घरेलू उत्पाद भागित राज्य कुल जनसंख्या। इसको भी हमने कल के वीडियो में किया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य सकल घरेलू उत्पाद भागित राज्य कुल जनसंख्या। अब आप देखेंगे यहाँ पे, कल मैंने आपको बताया था कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या करते हैं, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो। ठीक, लेकिन अगर वो नहीं है ऑप्शन में, तो आप सबसे सटीक ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि है ऑप्शन नंबर डी, राज्य सकल घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय राज्य की कुल जनसंख्या। और कल मैंने आपको बताया था कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, NNP करेंगे डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन। राज्य का जो पॉपुलेशन है वो, तो राज्य का पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निवल राज्य घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। यहाँ पे अगर वो निवल नहीं है तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, IRDA या SBI? अलग से इसका आंसर दिख रहा है आपको, फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं इसका। ऑप्शन नंबर सी, IRDA। कहीं कहीं पे IRDA लिखा आता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई लगा देंगे तो ऑफ इंडिया हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट कब आया था इसका? 1999 पे, ध्यान रखेंगे। अगला, राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटा माइनस राजस्व आय, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, या प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज? बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अगला, विमुद्रीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, जो एक बार हो चुका है अभी रिसेंट में, क्या होता है? नई करेंसी जारी करना, नई करेंसी को बंद करके पुरानी करेंसी को जारी करना, या किसी करेंसी यूनिट से एक लीगल टेंडर के रूप में उसका दर्जा को छीन लेना, यानी कि हटा देना। तो ज़्यादा सटीक क्या है? ज़्यादा सटीक जो दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला, भारत में नीति आयोग का कब लागू किया गया, कब आया, अस्तित्व में आया? 1 जुलाई 2014, 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2016, या 15 अगस्त 2017? सही आंसर की तरफ चलते हैं। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको सही करिएगा। 1 जनवरी 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले घोषणा याद रखिएगा कि घोषणा कब किया गया था। ये था आपका 15 अगस्त, लाल किला मैदान से घोषणा किया गया था 2014। 15 अगस्त 2014 में घोषणा किया गया था और अस्तित्व में आया आपका 1 जनवरी 2015। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता क्या थी? कृषि, रोजगार, उद्योग, या सतत विकास? पहले वाले का तो आपको पता होगा, कृषि था। तो दूसरे वाले का क्या था? तो दूसरे वाले का था आपका उद्योग को सुदृढ़ करना, यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देना। और इसी के तहत हम लोग को पता है बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट, ये सारा चीज खुला है। ठीक है। अगला, खुली अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? प्रतिबंध रहित खुला बाजार, विदेशों से माल मंगवाना, विदेशों में माल भेजना, या यह सभी? इसका होता है अर्थ खुली अर्थव्यवस्था में सभी। हम लोग को सामान मंगाना भी है, सामान भेजना भी है, और मार्केट को ओपन भी रखना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट रखना है। ये नहीं कि सामान भेज भी रहे हैं, मंगा भी रहे हैं, लेकिन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट। ये वाली व्यवस्था आपका खुली अर्थव्यवस्था पे नहीं कहलाता है। हम लोग 1991 से पहले जो थे खुली अर्थव्यवस्था नहीं थे, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में आते थे। कुछ सामान आते थे बाहर से, और इन 1991 में आया अपने पास इंडिया का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके बाद जो था हम लोग, भारत जो था, उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था हुआ। ठीक है। अगला, एलपीजी मॉडल भारत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या नरसिम्हा राव? यहाँ पे याद रखिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा। नरसिम्हा राव जी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम पीएम नरसिम्हा राव थे। तो ये ध्यान रखना है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पे है? कल ही के वीडियो में बताया मैंने, तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? तो हम लोग ब्रिटेन को ओवरटेक करके पांचवी और बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में मुद्रास्फीति को किस में मापा जाता है? लोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय, या सकल घरेलू उत्पाद? तो हम लोग इसको नापते हैं ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे। ठीक है। तो ये थे आज के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना है आप कितना बना पाए। अगर आप 20 से 21 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं, बाकी धीरे धीरे आ जाएगा। कल इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन और करेंगे, और इससे थोड़े और हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन मिला करके ना आपका इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन जो रहेगा कवर अप हो जाएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ताकि और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा आप तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा जरूर।
और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इंस्टा की आईडी भी दी, आप चाहे तो उससे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए और इस लास्ट वाले वीडियो को देख लीजिएगा कल का, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।